नाजरीन, इनर न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, 16 दिसंबर गुजर गया। अगर समझा जाए तो ये दिन पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। इस दिन 1971 में हमारा मुल्क दो लख्त हो गया और इसी दिन 2014 में दुश्मन ने आर्मी पब्लिक स्कूल के 150 मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये देखना है कि हमने इन हादसात से क्या सीखा। तो मेरे साथ रहें। आप देख रहे हैं इनर न्यूज़ एंड व्यूज़ और मेरा नाम है शकीर हैदर सैयद। नाज़रीन, मशरक़ी पाकिस्तान में हिंदुस्तान का किरदार तो हम सब के सामने है। दुनिया तो खैर इस बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन चंद बरस कबल हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस किरदार को बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर भी कबूल किया। 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहाँ मुक्ति योद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, ये रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था। वो भावना का प्रबल उमंग। इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे में भी इंडिया का हाथ था, क्योंकि टीटीपी को फंडिंग इंडिया से ही होती है और उसके दहशतगर्द ट्रेनिंग और इलाज के लिए भी इंडिया ही जाते रहे हैं। खैर, ये सब बातें तो आप आए रोज सुनते रहते हैं और आपके इल्म में भी ये पहले से होंगी, और दुश्मन से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब से मारिज़ वजूद में आए हैं, आपस में लड़ते ही आए हैं, और एक जंग जो 1971 में हुई, उसके नतीजे में तो पाकिस्तान को अपने एक हिस्से से ही हाथ धोना पड़ गए। वो ज़रूर है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा मैं और बहुत से लोगों की तरह समझता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में हमारे अपने लोगों का ज़्यादा हाथ था। और अगर सानिया APS को भी देखें तो टीटीपी को फंडिंग कहीं से भी होती हो, कहने को तो ये हमारे ही लोग हैं, तभी तो हम बेचैन हैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान की ज़मीन में ऐसे ऐसे नगीने पैदा किए हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को पसे पुष्ट डाल देते हैं। और इस तरह के किरदार बदकिस्मती से हमारे यहाँ तमाम शोबाह ज़िंदगी में मौजूद रहे और हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी में फौज से याहिया खान और सियासतदानों में शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नुमाया रहे। और जैसा हम हमेशा ये देखते आए हैं कि हमारे पॉलिसी साजों ने कभी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उनके दौर में पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदी को उरूज हासिल हुआ, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को असल दवाम पहले लियाकत अली खान के दौर में शामिल की गई करारदाद मकासद थी, और फिर उसको 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा भुट्टो साहब की हुकूमत में बना दिया गया। भुट्टो साहब भी क्योंकि इक़्तिदार के रसिया थे और जानते थे कि पाकिस्तान के लोगों, जिनकी अक्सरियत अनपढ़ है, इस्लाम के नाम पर उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो उन्होंने भी इस्लाम को खूब इस्तेमाल किया और कई ऐसे काम किए जिससे मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम को कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन वो अपने इक़्तिदार को भी ज़्यादा तूल नहीं दे सके और इस्लाम के ही जयालों की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का शिकार हो गए। फिर इसी इस्लाम के नाम पर जनरल ज़ियाउल हक ने
ना सिर्फ 11 बरस पाकिस्तान पर हुकूमत की, बल्कि इस्लाम के नाम पर ही मुल्क को रूस के साथ जिहाद में झोंक दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान फिर ना संभल सका। जनरल जियाउल हक ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए फौज को हर महकमे में दाखिल कर दिया। हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी है कि फौज से हर साल ऑफिसर्स का एक मखसूस कोटा फॉरेन ऑफिस में सर्विस के लिए आता है। ये वो ऑफिसर्स होते हैं जिनका एक मखसूस माइंड सेट होता है, और जिस वक्त उनकी सिलेक्शन होती है तो वो फौज के लिए होती है, और फिर उनकी तमाम तर ट्रेनिंग का हिस्सा दुश्मन से लड़ने पर होता है, तो वो डिप्लोमेसी कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेशंस के हेड्स रिटायर्ड या हाजिर सर्विस फोर्सेस के अफसरान को लगा दिया जाता था। इसके साथ साथ उनके दौर में मजहबी इंतहा पसंदी भी खूब पनपी, और बात यहाँ पर ही नहीं रुकती, मुल्क में लसानियत और सूबाइयत को भी इसी दौर में ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ, और कराची जो एक वक्त में एक ज़बरदस्त शहर बनने जा रहा था, और उस मौके पर बैक वक्त जमात इस्लामी और MQM जैसी जमातों की हुकूमती सरपरस्ती की गई, और कराची का हाल आप उससे बेहतर जानते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पॉलिसी साजों ने पिछली गलतियों से कोई सबक हासिल नहीं किया। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, और हमने सिंध और कराची में वही अलहदगी के बीज बो दिए, और अक्सर पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड और MQM कराची कार्ड खेलती दिखाई देती है, और इसके साथ कराची में जो खून खराबा होता रहा है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। बस उसमें कुछ कमी ज़रूर आ जाती है, लेकिन अब भी खुदा ना खास्ता कराची में किसी भी वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब में भी रॉन्ग नंबर मिला दिया गया, और एक ऐसे ख़ानदान को पाला पोसा गया जिनकी उल्फत और मोहब्बत अपने मुल्क से ज़्यादा मुबैना तौर पर सरहद पार वालों से नज़र आती है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी एक ही तकरीर से दो कौमी नज़रिए को तबड़धूस कर दिया। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे, और फिर देखें ना, एक ही जगह से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, वो अपने नाम के साथ बहुत कोई लाइलपुरी अपने नाम के साथ कहता है, लाइलपुर का नाम यहाँ बदल गया लेकिन वो अभी तक लाइलपुरी है। तो जी लाहौरी हैं, फिर उसके बाद गुजराती हैं, फिर उसके बाद अपना सियालकोटी हैं, तो कसूरी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वहाँ पे भी अपना लाहौर स्वीट मार्ट है, यहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था, एक जमाने में बड़ा मशहूर था। तो ये सब क्या है, ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं। आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। उसमें मैंने जो इंडियन लीडर्स को जिनका मैंने जिक्र किया है, मैंने उनको बहुत ज्यादा इसमें कीन पाया है। शायद इतना कीन मैं भी नहीं था, या शायद कीन था लेकिन मैं शायद हिचकिचाता था कि शायद कोई इसका कोई गलत मतलब न लिया जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन जब उन्होंने जब इस तरह की गुफ्तगू की और इस तरह के उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं भी बढ़ चढ़ के उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने यहाँ खुद कहा है, जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया, मैंने कहा, और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली ही बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। तो अल्लाह ताला आपका और रब हम सब का हामी नासिर हो। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं।
जिस रब को आप रब कहते हैं हम भी उसको रब कहते हैं। और हमारी एक और बात सुन लीजिए, कुरान पाक के जो सबसे पहले अल्फाज हैं जिसमें आता है, सबसे पहले जो आयत है उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें ये नहीं लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सब आलम का रब है। जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को, उसको हम भी पूछते हैं। नाजरीन, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनने के बाद दो कौमी नजरिए को बहरा अरब में गरक करने की बात की थी, उसके एक बेटे संजय गांधी ने हिंदुस्तान में इस नजरिए को दफन करने के लिए नस्बंदी के नाम से एक तहरीक शुरू की थी, जिसका बज़ाहिर मकसद हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना बताया जाता है। लेकिन यह हकीकत बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसका असल टारगेट हिंदुस्तान के मुसलमान थे। संजय गांधी की प्लेन क्रैश में हलाकत के बाद उसकी बीवी मानिका गांधी ने एक मौके पर यह कहा था कि हमें पाकिस्तान पर हमले की अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि हमारा कल्चर और तहजीब तो पाकिस्तान के घर घर में हमारी मौसीकी और फिल्म्स के जरिए पहुंच चुकी है। हमने उनके अजहान पर कब्जा किया है जो जमीन पर कब्जे से भी ज्यादा है। और इस बात की हकीकत मुझ जैसे लोगों पर तो पहले से ही आश्कार थी। मियां नवाज शरीफ साहब के नवासे और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी पर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह मरियम नवाज हो या हमजा शहबाज या खुद दूल्हा मियां हिंदुस्तानी गाने गाने में कितना कमाल रखते हैं। मियां नवाज शरीफ के बारे में कोई आम आदमी नहीं, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं। जरदारी साहब, आप कह रहे हैं ग्रेटर पंजाब का मतलब है कि इंडियन पंजाब के साथ इल्हाक। एग्जैक्ट इलाक, उनके साथ बिजनेस टुगेदर। ये कैसे मुमकिन कैसे होगा? जब आपकी फोर्सेस को ये कमजोर करेंगे, जब आपकी फौज के ऊपर ये डिमाशेस लगवाएंगे, जब आपके ऊपर ये वहां बैठ के शेख साहब उनको कहेंगे कि जी मियां साहब तो बड़ी डेमोक्रेट हैं, वो तो लालू प्रसाद के साथ उनके खाने होते हैं, वो उनकी दावतों पे आते हैं और ये वहाँ जाते हैं, वो मिलने के लिए तैयार हैं। और खुद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को लालू प्रसाद कहता है कि हम मियां साहब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, वी कैन डू बिजनेस विद नवाज शरीफ। तो मेरी तारीफ अगर वहाँ से आए तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा तो नहीं है। वैसे तो जरदारी साहब जितने पाकिस्तान से मुखलिस हैं वो भी हमारे सामने है, लेकिन मुल्क के इदारों को जिस तरह शरीफ फैमिली ने तबाह किया है उसको दुरुस्त करने के लिए कम से कम 50 साल दरकार होंगे। सबसे ज्यादा तबाही जो उनकी तरफ से हुई वो मुल्की अदालती निज़ाम की बर्बादी है, और निज़ाम इंसाफ का एक गलत फैसला किस तरह मुल्क की तारीख पर अनमिट निशानात छोड़ता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और अब फिर इस खानदान की मुबैना तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो गई है, जैसा बैरिस्टर एतजाज हसन कह रहे हैं। डील इनकी हो गई है। डील किसके साथ हुई है? ये डील इनकी जिन जिन दो महलों का नाम नहीं लेते, और जिन उनके जो ओहदे पे अब नए भी आए हुए हैं, और बाकी भी जितने जर्नैल हैं, कोर कमांडर्स हैं, ये इन्होंने कर ली है डील, और हमसे जरा छुपा के रखना चाहते हैं। उनसे कैसे डील हो सकती है? वो तो इंटरेक्ट ही नहीं करते सियासत में, पॉलिटिक्स में। वो तो अपने मुल्क की सरहदों के दिफा में लगे हुए हैं सारे। आज भी अफगानिस्तान के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी पे मीटिंग हुई है। देखिए अरशद, ये तो इनमें तो ऐसे दोस्त तो भी हैं, साथी भी हैं जो बुर्का पहन के रात को और मिलने चले जाते रहे, जो कह के कुछ के किसी से बात ही नहीं अब होगी, और जुबैर के जरिए सफारतकारी करते रहते हैं। तो ये कहना कि इनका कोई कॉन्टेक्ट, मैं ये रखता हूँ कि इनका हर वक्त एक कांटेक्ट रहता
رہتا ہے, لائیو کانٹیکٹ ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کا رہتا ہے, اور ود دی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ان کا بڑا کاری, بہت ہی سٹل اور بڑا ہی ریشم کے دھاگے سے بندھا ہوا رشتہ ہے کہ کوئی جج میں کوئی قصور نہیں, جج بے گناہ ہے, جج میں کوئی تعصب نہیں, جج میں کوئی ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہے, لیکن ان کو انصاف سسٹم ایسا دے دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملتا. یہ اگر لندن میں بیٹھے مجرم ہو کے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں نہیں اس طرح کا موقع دیا گیا؟ ساری دنیا اس کو چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس بھیج دو, ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس کا یہ دھیان رکھیں گے کہ کوئی آپ کے اس کے وہ مطلب قید میں ایک طرح سے رہے, حراست میں. تو ان کو تو وہ مل جاتی, ان کو کبھی سرور پیلس میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی لندن پہنچ جاتے ہیں, اور مجرم ہو کے. ناظرین, میں نے یہ پروگرام 16 دسمبر کے حوالے سے شروع کیا تھا. خدا نہ کرے ہم آئندہ ایسا کوئی اور دن دیکھیں, لیکن اس کے لیے جو کام کرنے والے ہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو لسی ہم نے پی رکھی ہے اس کی غنودگی نہیں اتری اور اس کا نشہ ہمیں کچھ کرنے سے روک رہا ہے. اور اس قوم کی حالت تو خدا بھی نہیں بدلتا, نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ.